आज की बड़ी खबर जो कि मोदी की पहली लिस्ट, बीजेपी की लोकसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट आ चुकी है और हैट्रिक लगाने का प्लान तैयार किया गया है। तो बात सबसे बड़ी खबर से ही, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जो पहली सूची है वो कल जारी कर दी। पहली सूची में 49 चेहरे बदल दिए गए हैं। कुल 41 सीटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। तो 8 सांसदों को बीते विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़वाया गया था। जिन सिटिंग सांसदों के टिकट कटे हैं उनमें आपको बताते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल हैं, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के जरिए कई संदेश देने की कोशिश भी की है। और देखिए, इस लिस्ट में खास तौर पर महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए तो खास फोकस दिया गया है। पिछड़े वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। वहीं कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को टिकट देकर साफ कर दिया गया है कि जमीन पर जो परफॉर्म करेगा उसको ही टिकट मिलेगा। जनादेश हासिल करना होगा ताकि मंत्रिपरिषद में आगे की जगह बरकरार रहे। इन सब से इतर कुछ विवादित चेहरों से दूरी बनाने की भी पहली सूची में कोशिश की गई है। और बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक है आज। प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। यह बैठक होगी। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा। तो कल पहली लिस्ट सामने आई है बीजेपी की और अब आज मंत्रिपरिषद की काफी अहम बैठक है और 2047 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो संकल्प लिया गया है, इसका क्या रोड मैप होगा, इस पर यह काफी अहम बैठक मानी जा रही है। तो ये आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक होगी, दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बैठक होगी और खास तौर पर जो फोकस होने वाला है वो कुछ अहम फैसलों पर तो होगा, लेकिन साथ ही साथ 2047 का क्या रोड मैप होगा, जो विकसित भारत का विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया गया है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की बीजेपी की पहली सूची में 49 चेहरे बदल दिए गए हैं। इसमें से 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। आपको कुल मिलाकर बताते हैं, 41 सीटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से ही करते हैं। मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। चांदनी चौक दिल्ली की सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। दक्षिणी दिल्ली से पार्टी से सांसद रमेश भिदुड़ी का टिकट कट गया है और उनकी जगह रामवीर सिंह भिदुड़ी चुनावी मैदान में होंगे। बिल्कुल निधि। और इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली से बात की जाए तो पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी दिल्ली में 5 में से 4 सीट प्रत्याशियों को बदल दिया गया। केवल मनोज तिवारी को ही एक बार फिर से टिकट मिला है। तो यह दिल्ली की बात की जाए। और अब बात अगर दूसरे राज्यों की करते हैं तो बड़े चेहरों की भी करते हैं कि आखिर यहां से कौन उतरा है, किस किस राज्य में। त्रिपुरा पश्चिम से बात की जाए, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक की जगह पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को टिकट दिया गया। असम के डिब्रूगढ़ से केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का टिकट कट गया और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। और वहीं झारखंड की बात करें, हजारीबाग लोकसभा सीट से सांसद जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो नजरें इस पर भी थी। 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें से अभी केवल एक सिटिंग सांसद का टिकट काटा गया है। नगीना लोकसभा से गिरीश चंद्र का टिकट काटकर ओम कुमार को दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। तो अभी हमने आपको ये बताया कि जो बीजेपी की पहली सूची आई है उसमें कौन आया है और कौन गया है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट को लेकर ही है। बीजेपी की लिस्ट में चार भोजपुरी स्टार शामिल किए गए और देखिए, पवन सिंह का नाम सामने आया है। पवन सिंह समेत 4 भोजपुरी स्टार को मौका दिया गया है। पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला है। नाम का ऐलान होते वक्त उत्साहित नजर आए हैं पवन सिंह। पवन सिंह के समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें, ये वो सीट है जहां से पिछली बार 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव जीता था और उनके खिलाफ अब पवन सिंह इस बार मैदान में उतरे। और जिन 4 भोजपुरी स्टार को मौका मिला है उनमें मनोज तिवारी भी शामिल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पार्टी ने ये विश्वास दिया है, पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है
हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा टारगेट दिल्ली की 7 सीटों को हम 2019 में 56% वोट से 56% वोट शेयर लेके जीते थे। इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये आशीर्वाद देगी और हम लोग इसको बढ़ाने में सफल रहेंगे। और चलिए अब आपको बीजेपी की इस पहली लिस्ट की बड़ी बातें क्या है वो बताते हैं। तो 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी किए गए हैं फर्स्ट लिस्ट में, और इसमें 28 महिलाएं हैं, 27 SC, 18 ST, 57 OBC उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, यानी कि एक बड़ा वर्ग है जो कि युवा वर्ग है। पीएम मोदी काशी और अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को मलपुरम से टिकट दिया गया है। और 4 भोजपुरी स्टार, जैसा हमने आपको बताया, इसमें नाम है मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ और पवन सिंह, जिनको टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश में 9 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, 47 पुराने चेहरों को मौका मिला है, रिपीट किया गया है। वहीं राजस्थान में 5 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, 2 सीटों पर चेहरों को बदला गया है। मध्य प्रदेश में 6 सांसदों के टिकट कटे हैं इस बार, 5 सीटों पर चेहरे बदले हैं। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है, जो कि एक हाई प्रोफाइल नाम है। दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा है, आलोक शर्मा को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं के नाम है, कांग्रेस से आए चिंतामणि को टिकट मिला है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में 4 सांसदों का टिकट कट चुका है। मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। परवेश सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को मौका मिला है। रमेश बिदूड़ी की जगह रामवीर बिदूड़ी को टिकट दिया गया है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया गया है। और आपको सुनवाते हैं कि लोकसभा टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल की क्या प्रतिक्रिया रही। जी, माँ का एक भरपूर आशीर्वाद है, उसका एहसास आज हो रहा है। और मैं ये कहूँगी कि दिल्ली वासियों की प्रत्येक अपेक्षा पे खरा उतरने के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करूँगी। मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों पर और मोदी जी की गारंटी पर अटूट विश्वास है, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? लोग तो कह रहे हैं इस बार 400 पार का माहौल है देश में। मैं आपको सबके मुख से सुनवा देती हूँ, अब की बार 400, फिर एक बार मोदी सरकार के नेतृत्व में चांदनी चौक की ऐतिहासिक सीट से व्यापारी को टिकट दिया है और निश्चित रूप से हम चांदनी चौक में बहुत बड़ी विजय करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनका जय घोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा। अब की बार 400 पार। व्यापारी और वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाते हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में बीजेपी दफ्तर में जमकर ये देखिए कैसे आतिशबाजी हुई है। तो दिल्ली में बांसुरी स्वराज को टिकट मिला और जमकर जश्न मनाया गया उनके समर्थकों की तरफ से। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में उतरेंगे, ये खबर जैसे ही आई कार्यकर्ताओं के बीच वो झूम उठे, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। वहीं भोजपुरी स्टार रवि किशन को भी टिकट मिला है, जिसके बाद गोरखपुर में कार्यकर्ताओं ने रवि किशन को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। तो अहमदाबाद में ढोल की थाप पर कार्यकर्ता नाचते गाते हुए नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे पहली सूची से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक की तय की है, यानी वो प्लानिंग तैयार की है। वो 5 सूत्र क्या हैं बीजेपी के जिसको दिखाने की कोशिश की गई, जिससे जीत की हैट्रिक की कोशिश हो सकेगी। नए चेहरों पर भरोसा जताया गया, 49 नए नाम हारी सीटों पर प्रयोग हो रहा है और हारी सीटों पर 4 नए चेहरे उतारे गए हैं। महिलाओं पर भरोसा ज्यादा किया गया है, 28 महिला कैंडिडेट हैं। इसके अलावा युवाओं को मौका दिया गया है और 47 युवा उम्मीदवार जारी किए गए हैं इस पहली सूची में। जातीय संतुलन को भी दिखाने की कोशिश है, पिछड़े वर्ग से 102 प्रत्याशी आते हैं। तो ये एक अहम समीकरण है जो कि जीत की जो हैट्रिक लगाने की कोशिश है वो दिखाते हुए सामने आ रहे हैं। बिल्कुल निधि, और देखिए एक और बड़ी खबर है जो कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर है, क्योंकि कल से लगातार काफी चर्चा थी
कि आखिर उनको टिकट कहां से मिलता है, विदिशा या फिर भोपाल से। तो यह साफ हुआ, एमपी के विदिशा से ही शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है। रमाकांत भार्गव की जगह इस बार शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। प्रज्ञा ठाकुर की जगह पूर्व मेयर आलोक शर्मा को मौका मिला है भोपाल से। तो ये आपको बताएं कि खबर ये सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से निजी तौर पर विदिशा से इच्छा जाहिर की गई थी और वहीं से उन्हें टिकट मिला है। और वहीं अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। वहां भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट काटा गया है। उनकी जगह पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा हम आपको गुना की भी बताएंगे। गुना से केपी यादव की जगह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। 2019 में सिंधिया को केपी ने ही हराया था। ये पहले हम भोपाल की आपको तस्वीर बता रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया गया है और जो आलोक शर्मा को मौका दिया गया है भोपाल सीट से, राजधानी भोपाल सीट से। इसके अलावा हमने आपको गुना सीट का भी हाल बताया। गुना में केपी यादव की जगह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। 2019 में सिंधिया को केपी ने ही हराया था। फिर विदिशा की बात की जाए तो रमाकांत भार्गव की जगह अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दांव लगाया गया है, चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बिल्कुल, तो ये वो बड़े चेहरे हमने आपको दिखाए और वो खास सीटें दिखाई जहां पर जो नाम है वो उम्मीदवारों के कटे और किसको यहां से उतारा गया। इस बीच एमपी से एक और खास नाम है जिन्हें इस बार पहली लिस्ट में जगह मिली है। वो नाम है होशंगाबाद से प्रत्याशी दर्शन सिंह का। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका क्या कहना है इस पर आप देखिए। होशंगाबाद सीट से दर्शन सिंह चौधरी को टिकट मिला है। उनसे बातचीत करते हैं। सर, हम बीजेपी में देख रहे हैं छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट मिल रहा है। आप लगातार लंबे वक्त से मेहनत करते आ रहे हैं, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। आपको टिकट कितनी बड़ी बात आपके लिए? मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक के नाते काम किया। 36 साल मेरे को हो गए। 26 साल से मैं सक्रिय काम करते हुए किसानों के बीच में काम कर रहा हूं। मैंने आंदोलनों के माध्यम से हर प्रकार के हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। 11 बार मैं जेल जा चुका और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के कैडर को उठा के आज लाए हैं, मैंने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आज पार्टी ने देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ाया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस काम को जो पार्टी ने उम्मीदें रखी उसको मैं प्राणपण से पूरे करने का काम करूँगा। 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। दूसरी तरफ देश भर में 400 सीटें जीतने का बीजेपी का लक्ष्य। आपको लगता है इस लक्ष्य को हासिल करेगी बीजेपी? निश्चित तौर पर आपके माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनता की हवा भी दिखाई दे रही है और देश की हवा भी दिखाई दे रही है। 100% हमारे प्रदेश को तो हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रहे हैं, लेकिन देश में भी 400 पार हम आपका। और बीजेपी की पहली लिस्ट पर कांग्रेस का निशाना। बीजेपी को लग रहा है कि मोदी मैजिक फीका पड़ रहा है। मीनाक्षी लेखी साध्वी प्रज्ञा का टिकट क्यों काटा? अजय मिश्र टेनी को टिकट क्यों दिया? कांग्रेस ने सवाल पूछा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये मोदी जी बनारस से लड़ेंगे। ये तो पहले से है कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस। पर निश्चित तौर से इस बार बनारस का जो चुनाव, जो लोग सोच रहे हैं कि हर बार की तरह बहुत आसान है और रसगुल्ला है, इस बार काशी की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरीके का अत्याचार हुआ है, लोगों को घर उजाड़े गए हैं, लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं, लोगों को प्रताड़ित किया, व्यापार ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, इनके सारी चीज़ें को का जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतोगत्वा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये। जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर गुजरात के गांधीनगर से चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी के पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर काशी के लोगों के प्रति आभार जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। बीजेपी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपने को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेजी से प्रगति की है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर नहीं बाकी रखूंगा।
काशी में मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का आभार जताया। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में यूपी के 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने कई सांसदों के टिकट काटे भी हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी ने यूपी में कई नेताओं को दोबारा रिपीट किया है और उन पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। यूपी के 51 उम्मीदवारों में 46 पुराने उम्मीदवार ही हैं। इनमें लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, मथुरा में हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, आगरा से एसपी सिंह बघेल, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, अयोध्या से लल्लू सिंह, उन्नाव से साक्षी महाराज और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को फिर से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में यूपी के 51 उम्मीदवारों में 5 नए उम्मीदवार, जिसमें यूपी के जौनपुर से कृपा शंकर सिंह लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नए चेहरे हैं। वहीं श्रावस्ती से श्री राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को पार्टी ने मौका दिया है। बीजेपी की पहली सूची में मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवार, गुजरात के 15 उम्मीदवार, पश्चिम बंगाल के 20, राजस्थान के 15, केरल के 12, तेलंगाना के 9, असम के 11, झारखंड के 11, छत्तीसगढ़ के 11 और दिल्ली के 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में मुंबई बीजेपी के बड़े नेता कृपा शंकर सिंह का भी नाम है। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के जौनपुर से उम्मीदवार बनाया है। कृपा शंकर सिंह ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। क्षेत्र से एक नाम कृपा शंकर सिंह जी का भी है। कृपा शंकर सिंह हमारे साथ है सर। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? मैं तो निःशब्द हो गई क्या लेने का, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले भारत। और बीजेपी की पहली सूची जारी होने पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को 400 तो क्या 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बीजेपी से सिटिंग एमपी के टिकट काटे जाने पर टीवी9 से खास बातचीत में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी इस सूची को लेकर क्या कहती है? बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? इतने सांसदों को आपने उनकी टिकट काट दी, तो यह तो आप एक तरह से स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य ठीक नहीं थे, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी, या तो वो बात है, या अब आपको ये भी लगने लग गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम का जादू मीनाक्षी लेखी की सीट पर नहीं चलेगा, प्रज्ञा ठाकुर की सीट पर नहीं चलेगा, रमेश बिधुड़ी की सीट पर नहीं चलेगा। कारण क्या है कि इनकी सीटें काटनी पड़ी आपको, इनकी टिकटें काटनी पड़ी? और क्या कारण है कि टेनी जी को आपने फिर से टिकट दे दी? मजबूरी क्या है आपकी? क्या दबाव है आप पर कि टेनी जी को आप आउट ऑफ द वे जाकर उनको बचा के भी रखते हो और उनको फिर से टिकट भी देते हो? तो ये जो लिस्ट आई है यह दर्शाती है कि 400 पार तो बहुत दूर की बात है, ये 200 पार न कर पाए। बिल्कुल नहीं है। और ये मोदी जी खुद भी समझदार आदमी हैं, इतना वो भी समझते हैं कि ये इस बार नैया पार होना आसान नहीं है। वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा उम्मीदवार सीपी जोशी से प्रधानमंत्री मोदी का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। टीवी9 से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया, और 2014 में भी ऐसे एक जिला अध्यक्ष था पार्टी का, और पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया और वहाँ की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर वहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, और मैं सोचता हूँ आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कालखंड में और भी उस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और एक बार फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। देखिए, ये एक जिम्मेदारी है और यहाँ सभी कार्यकर्ता मिलकर, चूँकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब कार्यकर्ता मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, और हम सब लोग मिलकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से
25 के 25 कमल खिलाने का काम। लेकिन 6 नए नाम हो रहे हैं, उन पर जो एक भरोसा 2014 में जब मुझे टिकट दिया गया तब भी मैं नया था, लेकिन उस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर वहां तक संसद तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों को फाइनल कर दिया है। किस सहयोगी दल को बीजेपी ने आखिर कितनी सीटें दी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही सहयोगी दलों की सीट भी फाइनल हो गई। बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों से अलग अलग बात कर मामला सुलझा लिया है। अमित शाह के घर पर कल बंद कमरे में यूपी के सहयोगी दलों की बैठक हुई। शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले औपचारिक रूप से कल एनडीए में शामिल हुए आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ बैठक की। बीजेपी और आरएलडी के बीच 2 सीटों पर सहमति बन गई है। बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी को दी गई है। आरएलडी की तरफ से कम 3 सीटों की मांग हो रही थी। इसके अलावा आरएलडी को यूपी सरकार में एक मंत्री पद भी मिलेगा। आरएलडी के बाद अमित शाह की अपना दल के साथ मीटिंग हुई। अपना दल के लिए 2 सीट देने पर फैसला हुआ। पहले भी उनके खाते में 2 ही सीट, सोनभद्र सुरक्षित सीट और मिर्जापुर की थी। अनुप्रिया पटेल के बाद शाह ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मीटिंग की। दोनों के बीच 15 मिनट तक बैठक चली। बीजेपी ने राजभर को 1 सीट देने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो घोषी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आज पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 10 लाख लोग जमा होंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं के लिए खास तैयारी की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जन विश्वास महारैली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। इस रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वामपंथी दलों के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान की रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटने का दावा किया है। पटना के गांधी मैदान में रैली में शामिल होने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ पटना पहुंच चुकी है। बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों का पटना में खूब खातिरदारी की जा रही है। उनके रहने खाने से लेकर मनोरंजन तक की व्यवस्था की गई है। कई विधायकों ने दूर से आए कार्यकर्ताओं का मन लगाने के लिए नाच गाने की व्यवस्था की। कहीं पर भोजपुरी के गायक कार्यकर्ताओं को उनके मनपसंद का गाना गाकर सुना रहे हैं, तो कई खास तरह के डांस से जनता का मनोरंजन किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने बिहार को अरबों की सौगात दी। कल बेगूसराय पहुंचे पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। मंच पर मोदी के सामने नीतीश कुमार ने क्या कहा, यह भी आपको दिखा। अब की बार 18 महीने बाद बिहार दौरे पर गए पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार काफी उत्साहित नजर आए। माइक संभालते ही पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। नीतीश जब भी बोल रहे थे, पीएम मोदी ठहाका लगा रहे थे। मंच पर मौजूद नेता ताली बजा रहे थे। नीतीश कुमार के बाद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और परिवारवाद पर लालू और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक आज होने वाली है सुबह 10 बजे से। इस बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार फुल एक्शन में है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह 10 बजे से नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में होने जा रही है। दिन भर चलने वाली ये बैठक आचार संहिता लगने से पहले मंत्री परिषद की आखिरी बैठक होगी। बैठक में भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप और विजन पर चर्चा होगी। बैठक में एक प्रेजेंटेशन विजन इंडिया 2047 भी दिया जाएगा।
पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री प्रमुख नीतिगत और शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्री परिषद की बैठक करते रहते हैं, लेकिन आज होने वाली बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस अहम बैठक में पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। इससे पहले एक बैठक में पीएम मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों का अगले 100 दिनों का रोडमैप बनाने को कहा था। पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। मैं बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है और कांग्रेस मोहब्बत बांटती है। अग्निवीर योजना पर राहुल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है। राहुल 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और कई लोकसभा क्षेत्र पर इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी आज ग्वालियर में अग्निवीर संवाद करेंगे। इसके बाद वो मोरखेड़ा में आदिवासियों के साथ बातचीत करेंगे और खाना भी खाएंगे। मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया है। 2 तरीके के शहीद बनने जा रहे हैं। शहीद दोनों होंगे, मगर अगर शहीद अग्निवीर है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी और उसे कहा जाएगा देखो भैया आपने देश को अपनी जान दे दी, मगर देश आपकी इज्जत नहीं करेगा। राहुल ने कहा देश में नफरत और मोहब्बत के बीच लड़ाई हो रही है, वो लोगों को साफ दिखाई दे रही है। और देखिए किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। लुधियाना में कल हुई किसान संगठनों की बैठक। आंदोलन के मुद्दों के समाधान के लिए एसकेएम ने सौंपा है प्रस्ताव, जिसमें किसानों के 2 संगठनों के बीच मतभेद का खुलासा हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू बॉर्डर के किसानों पर आरोप लगाया है। एसकेएम ने पंढेर और डल्लेवाल को पत्र लिखा है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नहीं नेता हैं, ये एसकेएम की तरफ से कहा गया। हमें तोड़ने की कोशिशें बंद की जाए। एसकेएम की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया 26 जनवरी 2021 की घटना जायज नहीं। और आखिर इस चिट्ठी के और इन आरोपों के मायने क्या है, मोहित बतलाइए। बड़ी बात कही जा रही है, बड़े आरोप है एसकेएम के। देखिए सीधे तौर पे किसान संगठन बटे हुए हैं, वो इस चिट्ठी से साबित होता है। और दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने जो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है उसमें किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने किसान संगठनों को तोड़ने का काम किया है और संयुक्त किसान मोर्चा से काफी किसान संगठनों को तोड़ने की जो कवायद हो रही है उसको रोका जाए। साथ ही कहा गया है कि दिल्ली जाने का जो आंदोलन है उसको ठीक तरीके से किया जा सकता है, सरकार से बातचीत भी हो सकती है, लेकिन जो शंभू बॉर्डर पर आंदोलन हो रहा है उसमें अराजक तत्व हैं, सांप्रदायिक तत्व हैं, उनको रोका जाए। उसके बाद नए सिरे से एकजुट होकर आंदोलन किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात कही गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। अब देखना होगा कि इस पर किसान मजदूर मोर्चा जो कि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से जुड़े किसान संगठन भी शामिल है और खासतौर पे जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंढेर, वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा एक प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भेजा गया है जिसमें बिल्कुल मोहित, तो सवाल ये भी कि क्या किसानों के बीच में इस आंदोलन के बीच फूट पड़ती नजर आ रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम लगातार राज्यों में समीक्षा बैठक कर रही है। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। आज आयोग की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग की टीम लगातार बैठक कर रही है। निर्वाचन आयोग का दल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। केंद्रीय टीम की यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। सोमवार को निर्वाचन आयोग का दल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा
कि निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ रविवार को पश्चिम बंगाल आएगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, हमारी कोशिश है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो। सभी राजनीतिक दलों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि कोई भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होगी। और ग्वालियर से अयोध्या तक राम भक्तों के लिए विशेष आस्था ट्रेन चलाई गई है। सरकार के इस पहल से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रेलवे द्वारा देश के कोने कोने से भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाया जा रहा है। अब ग्वालियर से अयोध्या के लिए विशेष आस्था ट्रेन चलाया जा रहा है। यह आस्था ट्रेन ग्वालियर से 1300 यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन ग्वालियर से इटावा होते हुए आज अयोध्या पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल जुड़कर आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यात्रियों ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। अयोध्या जा रहे लोगों का खास ख्याल रखा गया है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जाने के लिए हमको उत्सव में लाए, जाने के लिए राम जी के दर्शन का जो आस्था थी हमारी जाने के लिए, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, वो आज सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारी पूरी कर दी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आइए बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। बर्फीली हवाओं के साथ ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार रात तेज बारिश होती रही। दिल्ली के पंत मार्ग, रेल भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज के पास से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के अलावा आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा ने लोगों को एक बार फिर ठंडक का एहसास दिलवाया। मौसम के इस बदलाव के चलते राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 3 मार्च तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओला पड़ने की भी संभावना जताई है, जबकि 6 मार्च तक बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार से ही दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने बदलाव लिया है। शनिवार को भी लगातार बारिश होती रही और उसके बाद तेज हवाएं चलती रही। एक बार फिर देर रात काफी तेज दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है और तेज हवाएं चलती रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है और ये जो बदलाव है वो अगले 3 मार्च से 6 मार्च तक रहेगा। वहीं 2 पहाड़ी राज्यों में मौसम ने अचानक से करवट ली है। उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ कई इलाकों में ओले पड़े हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के कई इलाकों में देर रात तक जमकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं धमनगरी में कई जगहों पर ओले का ढेर लग गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग के निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरकाशी, चमेली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पैथरागढ़ में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति में शुक्रवार से ही भारी बर्फबारी हो रही है। कुछ दिन पहले यहां बर्फबारी के चलते 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई थी। प्रशासन ने 30 सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया, लेकिन कल से जारी बर्फबारी के कारण एक बार फिर से सड़कें बर्फ की चादर से ढकी हुई। यातायात पर इसका काफी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के कई क्षेत्रों में 2 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आया है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान कैसे चीन की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, इसकी पोल खुल चुकी है। मुंबई के पास पाकिस्तान का एक जहाज पकड़ा गया है। इसमें न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा सामान लदा होने की आशंका जताई जा रही है और इस जहाज को मुंबई के नवा
शेवापोर्ट पर, नवा शेवापोर्ट पर पकड़ा गया है। जहाज चीन से चला था और इसे पाकिस्तान जाना था। CGM एटिला नाम के इस जहाज में माल्टा का झंडा लगा हुआ था। 23 जनवरी को पकड़े गए इस जहाज को कराची जाना था। सुरक्षा एजेंसियों को यह आशंका है कि जहाज में, इस शिप में लदा सामान का इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। और अब आप सामान देख रहे हैं जो जब्त किया गया है, पकड़ा गया है इसी जहाज से। ये एक तरह से पाकिस्तान की पोल खोलता है। चीन से आया जहाज कराची की तरफ जा रहा था और जब इस जहाज को पकड़ा गया तो यहां से सामान सीज हुआ। 23 जनवरी को पकड़ा गया। और पाकिस्तान के इस जहाज में क्या संदिग्ध सामान लदा था, आइए अब आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं। पाकिस्तान चीन के परमाणु गठबंधन पर यह बहुत बड़ा खुलासा है। पाकिस्तानी जहाज में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC मशीनें मौजूद थी। CNC मशीन का सेन इस्तेमाल किया जाता है। DRDO की टीम ने जहाज में लदे सामान की जांच की है। वहीं पाकिस्तान की परमाणु मिसाइल में संभावित इस्तेमाल की इस बात की पुष्टि की गई है। अधिकारियों को यह आशंका है कि पाकिस्तान प्रतिबंधित सामान चीन से मंगा रहा है। ये एक बहुत बड़ा गठजोड़ है जो सामने आया है। और भारतीय एजेंसियों ने शिप को जब्त करने के बाद जांच की है भारतीय एजेंसियों ने, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं वो झूठे पाए गए हैं। पाकिस्तान का ये जो परमाणु सामान है वो डिलीवर होना था। इसकी जानकारी अब आपको देते हैं कहाँ डिलीवर होना था। पाकिस्तान की परमाणु चोरी पकड़ी गई है। देखिए, जहाज से मिले जो दस्तावेज हैं, सामान शंघाई JXE लॉजिस्टिक्स कंपनी ने भेजा है। ये चीन से आ रहा था और जांच के बाद सच पता लगा ताइवान माइनिंग कंपनी ने चीन से ये सामान भेजा है। उसके बाद जहाज से जो दस्तावेज मिले, सियालकोट में पाकिस्तान विंग प्राइवेट लिमिटेड में डिलीवरी होनी थी। जो जांच के बाद सच पता लगा कि पाकिस्तान की कॉस्मोस इंजीनियरिंग कंपनी में इसे पहुंचना था। तो बताया कुछ और गया, रास्ता कुछ और चुना गया और पहुंचना कहीं और था। इसी वजह से ये जो डिटेल है वो सामने निकल कर आई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी राजीव सिंह दे रहे हैं। राजीव, क्या और पता लग पाया दस्तावेजों के आधार पर? देखिए, जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है उसके आधार पर जो दस्तावेज मिले हैं उस वेसल से, वो दस्तावेज उस कंसाइनमेंट से मैच नहीं करते और अधिकारियों को इस बात की इनपुट इंटेलिजेंस के जरिए पहले से थी। इसीलिए उस बोट को रोका गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक ड्यूल यूज कंसाइनमेंट मिला, यानी कि एक ऐसा कंसाइनमेंट जिसका इस्तेमाल जो दस्तावेज है उसके अलावा किसी अन्य कार्यक्रमों के लिए होना है। साफ तौर पर जो कंसाइनमेंट मिला है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु बम जैसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है उसका निर्माण किया जाना था। इस तरह की बातें सामने आ रही है। जहाज पर एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम मिला है, यानी कि जाहिर बात है कि चोरी छुपे पाकिस्तान चाइना से ऐसे कंसाइनमेंट मंगा रहा था जो कि परमाणु संबंधित कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और राजीव, पाकिस्तान की जो परमाणु चोरी है वो पकड़ी गई है और इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा जाना एक तरह से पाकिस्तान की ही पोल खोल कर लगता है कि वो परमाणु मोर्चे पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बड़ी खबर बता दें, नफे सिंह हत्याकांड में इस वक्त एक बड़ा अपडेट है। चारों शूटरों के गुवाहाटी में छिपे होने की आशंका है। गुवाहाटी से विदेश भागने की फिराक में हत्यारे।